पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के क्रम में क्लस्टर बी में आखिरी डिसऑर्डर जो हमें देखना है वो है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसके साथ ही यहाँ पर बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर खत्म करने के साथ क्लस्टर बी के डिसऑर्डर्स खत्म हो जाएंगे और इसी लेक्चर में हम क्लस्टर सी भी शुरू करेंगे जिसमें पहला डिसऑर्डर आता है अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो शुरू करेंगे पहले बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर से। DSM-4 के क्राइटेरिया की बात करें जिसके आधार पे बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर का डायग्नोसिस होगा तो ये कहता है कि अ परवेसिव पैटर्न ऑफ इंस्टेबिलिटी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, सेल्फ इमेज एंड अफेक्ट्स एंड मार्क्ड इम्पल्सिविटी एज इंडिकेटेड बाय एट लीस्ट 5 ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर 9 तरह के सिम्टम्स या लक्षण बताए गए हैं जो ये दिखाते हैं कि व्यक्ति में अंतरवैयक्तिक संबंधों में एक अस्थिरता दिखाई देती है, एक व्यापक रूप से अस्थिरता दिखाई देती है। इस तरह की अस्थिरता और भी एरियाज में दिखती है, जैसे व्यक्ति के अपने बारे में जो विचार है, सेल्फ इमेज जो है, अपनी पहचान, उसको लेकर भी अस्थिरता रहती है, संशय बना रहता है। मतलब व्यक्ति कंफ्यूज रहता है कि मैं कौन हूँ, मेरी क्या पहचान है, इस तरह के विचार उसके मन में होते हैं। भावनात्मक तौर पे भी अस्थिरता दिखाई देती है और इम्पल्सिव किस्म का व्यवहार होता है, काफी इम्पल्सिव, मतलब आवेग से भरा हुआ, बिना सोचे विचारे जो दिमाग में आया तैश में कुछ भी कर गए, इस तरह का व्यवहार ऐसे लोगों में दिखाई देता है। और ये 9 लक्षण जो बताए गए हैं इनमें से कम 5 लक्षण मिलेंगे तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति में बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर दिखाई दे रहा है। अभी लक्षण क्या है देख लेते हैं। पहला लक्षण है frantic efforts to avoid real or imagined abandonment, मतलब किसी व्यक्ति द्वारा तिरस्कृत कर दिया जाना, त्याग दिया जाना। कोई व्यक्ति इनको छोड़कर चला जाएगा अगर ऐसी परिस्थिति होती है, चाहे वास्तविकता में, हकीकत में, या इनके दिमाग में ऐसा आ रहा है कि कोई व्यक्ति इन्हें छोड़कर चला जाएगा, मतलब काल्पनिक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सच में हो। इन दोनों ही परिस्थितियों में ये जी जान लगा देते हैं, पूरी मेहनत, पूरा प्रयास करते हैं ताकि सामने वाला इनको छोड़कर, इनको त्याग कर न जाए। दूसरा, अ पैटर्न ऑफ अनस्टेबल एंड इंटेंस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। ऐसे लोगों में एक पैटर्न दिखता है कि इनके जो अंतरवैयक्तिक संबंध हैं, मतलब आपसी रिलेशनशिप्स जो हैं, जो भी इनके सगे संबंधी लोग हैं, वो संबंध किस तरह के होते हैं? अनस्टेबल, अस्थिरता होती है उसमें, संबंध टिकाऊ नहीं होते हैं, सही ढंग से नहीं चलते हैं, उसमें बड़े उतार चढ़ाव भरे हुए होते हैं। और इंटेंस किस्म के रिलेशनशिप होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से उसमें या तो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हैं, अगर प्रेम है तो वो भी बहुत ज्यादा है, मतलब भावनात्मक रूप से भी अस्थिरता संबंधों में भी दिखाई देती है। तीसरा, identity disturbance characterized by a persistently unstable self image और sense of self। जैसा हमने देखा शुरुआत में भी कि ऐसे लोगों में खुद की पहचान को लेके भी शक रहता है, संशय रहता है। ये खुद निश्चित नहीं हो पाते हैं कि हम कौन है, अपने बारे में इनका विचार जो होता है वो भी समय समय पे बदलता रहता है, अस्थिर रहता है। ये तय ही नहीं कर पाते हैं कि ये कौन है, इनका क्या उद्देश्य है, क्या चीजें इन्हें पसंद नापसंद है, अपने बारे में जो लोगों के विचार होते हैं स्वयं के बारे में, उसमें भी अस्थिरता दिखाई देगी। चौथा, impulsivity in at least 2 potentially self-damaging areas। एग्जाम्पल के तौर पे स्पेंडिंग, सेक्स, सब्सटेंस अब्यूज या रेकलेस ड्राइविंग। तो इम्पल्सिव बिहेवियर दिखाई देता है, आवेग से भरा हुआ व्यवहार इनके अंदर दिखाई देता है। आवेग से भरा होने का मतलब कि दिमाग में या मन में जैसे जो आया कर गए, बिना सोचे समझे कि उसका परिणाम क्या होगा। तो इस तरह का व्यवहार कम से कम 2 ऐसे क्षेत्रों में दिखना चाहिए जिससे पता चल रहा है कि ये सेल्फ डैमेजिंग एरियाज है, मतलब ये खुद का ही नुकसान कर ले। इस तरह की चीजें, जैसे खर्च करने पे निकले तो खूब शॉपिंग ही करते जा रहे हैं, पैसे उड़ाते ही जा रहे हैं बहुत हद से ज्यादा। सेक्सुअल रिलेशंस के मामले में भी ऐसा हो सकता है कि कुछ ज्यादा ही बेपरवाह किस्म से किसी के साथ भी संबंध बना रहे हैं। सब्सटेंस अब्यूज, ड्रग्स का अब्यूज करना, ड्रग्स बहुत ज्यादा लेना। रेकलेस ड्राइविंग, इस तरह से गाड़ियां चला रहे हैं जैसे कि अपनी जान की कोई परवाह ही नहीं है, न दूसरे की जान की है न खुद की जान की परवाह है, कि कुछ भी हो जाए कोई परवाह ही नहीं है वहां पे। तो इस तरह का आवेग से भरा हुआ व्यवहार
कम से कम किसी 2 क्षेत्र में दिखना चाहिए, जिससे पता चलता हो कि व्यक्ति को अपनी सुरक्षा का कोई भी एहसास नहीं है, उसको बनाए रखने के लिए वो कोई प्रयास नहीं कर रहा है। 5वां, रिकरेंट सुसाइडल बिहेवियर, जेस्चर्स और सेल्फ म्यूटिलेटिंग बिहेवियर। रिकरेंट यानी बार बार होने वाला, सुसाइडल बिहेवियर आत्महत्या से संबंधित कुछ भी व्यवहार इनका हो सकता है, उस तरह के क्रियाकलाप हो सकते हैं। मतलब आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुंचाने वाली प्रवृत्ति इनके अंदर दिखाई देती है, जो कि सेल्फ म्यूटिलेटिंग बिहेवियर में भी दिख सकता है। खुद को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाना, हानि पहुंचाना, इस तरह का व्यवहार ये कर सकते हैं। जैसे हाथ की नस काटना, कुछ और चीजें करना, खुद को नोचना, बाल नोच लेना अपने, इस तरह के खुद को ही हर्ट करने वाला, फिजिकली डैमेज करने वाला व्यवहार ये कर सकते हैं। अगला है एफेक्टिव इंस्टेबिलिटी ड्यू टू मार्क्ड रिएक्टिविटी ऑफ मूड। ऐसे लोगों में अस्थिरता और भी एरियाज में देखी जाती है, जैसे भावनात्मक रूप से। भावनाओं के स्तर पे भी ये अस्थिरता दिखाते हैं, क्योंकि इनका मूड बहुत जल्दी जल्दी बदलता है और बहुत जल्दी रिएक्ट करता है सिचुएशंस के साथ या लोगों के बर्ताव के साथ। अगला है क्रॉनिक फीलिंग्स ऑफ एम्प्टीनेस। क्रॉनिक यानी लंबे समय तक बने रहने वाली, फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस खालीपन का एहसास इनको होता है, अपने जीवन में खालीपन का अनुभव होता है और ये इस तरह का अनुभव लंबे समय तक बना रहता है। इनएप्रोप्रिएट इंटेंस एंगर। इनएप्रोप्रिएट यानी जो सही प्रकार का ना हो, यानी परिस्थिति के हिसाब से नहीं हो। इंटेंस मतलब बहुत अधिक, तो इनका क्रोध जो होता है वो परिस्थिति के अनुकूल नहीं होता है। परिस्थिति शायद इतने क्रोध करने वाली ना हो, या शायद थोड़ी भी क्रोध करने की जगह नहीं हो, लेकिन गलत जगह पर ये बहुत ज्यादा क्रोध और आवेश दिखा सकते हैं। और आखिरी है ट्रांजिएंट स्ट्रेस रिलेटेड पैरानॉइड आइडिएशन और सीवियर डिसोसिएटिव सिम्टम्स। ट्रांजिएंट यानी ये आता जाता रहता है, लंबे समय नहीं टिकता है, अल्पकाल के लिए होता है, थोड़े समय के लिए होता है। स्ट्रेस रिलेटेड पैरानॉइड आइडिएशन ये एक लक्षण है जो कि आपने और भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के क्रम में देखा, कि ऐसे लोगों में आमतौर पे तो वास्तविकता से जुड़ाव हटता नहीं है, लेकिन कभी कभी जब बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति में हो तब उस तरह की फीलिंग आ सकती है। वैसा ही लगभग कुछ यहाँ भी बताया जा रहा है कि पैरानॉइड आइडिएशन, इन्हें लोगों पर शक होने की प्रवृत्ति होने लगती है कि लोग मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मेरा पैसा हड़पना चाहते हैं, मुझे बदनाम करना चाहते हैं, किसी भी तरह से मुझे नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति है लोगों की। इस तरह की सोच इनकी हो सकती है जब बहुत ज्यादा तनाव में रहें, तनाव की परिस्थिति में ऐसा ये महसूस कर सकते हैं। या सीवियर डिसोसिएटिव सिम्टम्स भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत तीव्र, बहुत अधिक डिसोसिएटिव सिम्टम्स, ऐसे लक्षण जब व्यक्ति को लगता है कि वो खुद से ही अलग हो गया है। कई बार लोगों को ऐसा महसूस होता है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में कि वो अपने ही शरीर से बाहर निकल गए हैं, जैसे उनकी आत्मा बाहर निकल गई हो और ऊपर से उन्हें हर चीज करते हुए देख रही हो। तो इस तरह का महसूस इन्हें होता है, थोड़ा सा अनरियल सा महसूस होता है कि ये वास्तविकता नहीं है, कुछ अलग महसूस हो रहा है मुझे। इस तरह के लक्षण इनमें आ सकते हैं। और इन 9 लक्षणों में से अगर कोई 5 लक्षण मिलेंगे तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डायग्नोज होगा। आगे अगर इसके लक्षणों को डिस्कस करें तो आप देखेंगे कि शुरुआत में माना जाता था कि बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बॉर्डर पर है न्यूरोटिक और साइकोटिक डिसऑर्डर्स के, इसीलिए इसका नाम पड़ा बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। क्या चीज का बॉर्डर है ये? न्यूरोटिक परेशानियां जो होती हैं जैसे एंजाइटी वगैरह एक तरफ वो, और दूसरी तरफ साइकोटिक डिसऑर्डर्स, वैसे परेशानियां जैसे सिजोफ्रेनिया वगैरह, जिसमें यथार्थ से, वास्तविकता से अलग हो जाता है व्यक्ति, कट जाता है जब उसको डिल्यूशंस, हेलुसिनेशंस, इस तरह की चीजें होने लगती हैं। तो शुरुआत में ये माना जाता था कि ये न्यूरोटिक और साइकोटिक डिसऑर्डर्स के बीच में पड़ता है कहीं, इसलिए इसका नाम बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर रखा गया। लेकिन बाद में ये बॉर्डर लाइन शब्द को दूसरे अर्थ में देखा जाने लगा, जबकि इसको सीजोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से मिलता जुलता समझा गया, जो कि जैविक रूप से सिजोफ्रेनिया से लिंक्ड है या जेनेटिक रूप से सिजोफ्रेनिया से लिंक है। क्योंकि आपने स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में देखा भी था कि इसमें जो जीन्स पाए जाते हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम होती है, वैसे ही जीन्स लगभग सिजोफ्रेनिया में भी पाए जाते हैं। तो बॉर्डर लाइन को
स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जैसा ही माना गया कि एक तरह से ये बॉर्डर पर है, इससे ज्यादा लक्षण बढ़ेंगे या ज्यादा तीव्र होंगे तो सिजोफ्रेनिया डायग्नोज होगा, इस तरह का माना गया एक समय। लेकिन आज के समय में बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की जब डायग्नोसिस होती है तो उसे न ही न्यूरोटिक और साइकोटिक डिसऑर्डर्स के बीच की रेखा मानी जाती है, न ही ये माना जाता है कि जिस व्यक्ति को बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है वो अभी बॉर्डर पर है और आगे चल के उसे सिजोफ्रेनिया डायग्नोज होगा। इस तरह की चीजें आज के समय में नहीं मानी जाती क्योंकि ये सही नहीं साबित हुई। इस बीमारी में, इस विकार में जो इफेक्टिव इंस्टेबिलिटी दिखाई देती है, अस्थिरता जो दिखती है भावनात्मक रूप से खासकर, वो एक तरह से इम्पल्सिविटी और इरेटिक बिहेवियर का मिक्सचर है। इम्पल्सिव होना मतलब बहुत ज्यादा आवेग में काम करना, बहुत तैश में आके काम करना, बिना सोचे विचारे काम करना, और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर जो आपने इसमें देखा कि खुद ही का नुकसान करने वाले व्यवहार होते हैं। जैसे अगर जुआ खेलने पर निकले तो पैसे उड़ाते जा रहे हैं, कंगाल हो गए बिल्कुल, लेकिन पैसे उड़ाते ही जा रहे हैं। या बिना सोचे विचारे, बिना सुरक्षा का ध्यान रखे ड्राइविंग पर अगर निकले हैं तो मनमाने ढंग से गाड़ी चला रहे हैं, इतना कि शायद खुद को नुकसान कर लें, एक्सीडेंट करा बैठे, लेकिन उसकी परवाह किए बिना इस तरह के व्यवहार ये करते हैं। इन लोगों में जो सुसाइड अटेम्प्ट की आपने बात देखी कि कुछ इस तरह का व्यवहार इनका मिलता है जिसमें आत्महत्या करने की या खुद को नुकसान करने की प्रवृत्ति दिखती है। तो सुसाइड का अटेम्प्ट जो ये लोग करते हैं, सुसाइड करने की, आत्महत्या करने की प्रवृत्ति या व्यवहार जो दिखाते हैं, ये आमतौर पे सच में आत्महत्या करने के इरादे से नहीं होता है, बल्कि मैनिपुलेटिव किस्म का होता है। सामने वाले को डराना, उससे अपनी बात मनवा लेना, इस तरह की उद्देश्य से अक्सर इस तरह का सुसाइड अटेम्प्ट ये लोग करते हैं। सेल्फ म्यूटिलेशन एक बहुत ही कॉमन चीज है जो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लोगों में दिखाई देगा। सेल्फ म्यूटिलेशन मतलब खुद को नुकसान पहुंचाना, और खासकर ये कटिंग बिहेवियर के रूप में दिखाई देता है। खुद को काटना, जैसे रेजर ब्लेड लेके हाथ पर कटे का निशान बनाना, इस तरह की चीजें करते हैं। सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर जो है, खुद को नुकसान पहुंचाने वाला बिहेवियर, ये देखा गया है कि अक्सर जब व्यक्ति में एंग्जाइटी होती है, दुश्चिंता होती है, या डिस्फोरिया यानी कि आमतौर पर जीवन के हर क्षेत्र में मायूस, उदास, नाखुश सा महसूस करने की प्रवृत्ति, तो डिस्फोरिया या एंग्जाइटी के जो लक्षण होते हैं उससे बचने के लिए कई बार इस तरह का सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर ये लोग दिखाते हैं। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में पाया गया है कि 70 से 80% महिलाएं जिन्हें ये डिसऑर्डर है उनमें एनाल्जेसिया भी होता है। एनाल्जेसिया एक परिस्थिति है, एक स्थिति है शारीरिक तौर की, जिसमें व्यक्ति को दर्द महसूस नहीं होता है, उसको पेन महसूस नहीं होता है। तो एक तरह से ये आप समझ सकते हैं कि अगर ये लोग सेल्फ म्यूटिलेटिंग बिहेवियर करते हैं, खुद को बहुत ज्यादा काटते पीटते हैं, तो शायद इन्हें दर्द बहुत हद तक महसूस नहीं होता है, इसलिए भी ये बार बार करने की प्रवृत्ति इनकी बनी रहती है। तो ऐसा पाया गया कि 70 से 80% महिलाएं जिनमें बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डायग्नोज हुआ, उनमें एनाल्जेसिया की भी स्थिति पाई गई। इसके प्रेवलेंस की बात करें तो पूरे पॉपुलेशन में सिर्फ 1 से 2% लोगों में ही बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पाया जाता है, और 75% केसेस जो रहते हैं वो महिलाओं के होते हैं। महिलाओं में यानी ये बीमारी ज्यादा पाई जाती है। 3/4 लोग जिनमें ये प्रॉब्लम डायग्नोज होता है वो महिलाएं होती हैं। ये 26 वर्ष की गैर कामकाजी महिला, इन्हें इनके थेरेपिस्ट जो हैं, चिकित्सक, उन्होंने इनको हॉस्पिटल में एडमिट होने की सलाह दी, को रेफर किया कि हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं। और ऐसा उन चिकित्सक ने इसलिए किया क्योंकि उन्होंने पाया कि इस महिला के अंदर सुसाइड करने की बहुत प्रबल इच्छा दिखाई दे रही है, और वो रेजर ब्लेड लेकर खुद को नुकसान पहुंचाती रहती हैं, खुद को काटती रहती हैं। तो इस कारण इनके थेरेपिस्ट ने इनको हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए रेफर कर दिया। ये महिला हाई स्कूल में अपने जूनियर ईयर तक, या समझ लीजिए कक्षा 8 या 9 तक से बिल्कुल ठीक थी, इन्हें कोई समस्या नहीं थी। लेकिन उसके बाद अचानक से इनके विचारों में थोड़ा परिवर्तन हुआ और धर्म की तरफ या फिलॉसफी की तरफ इनका ध्यान और रुझान हो गया, जिसके चलते ये अपने दोस्तों से कटने लगी, अवॉइड करने लगी उन्हें,
और ये अपने बारे में भी बहुत सारे संशय या डाउट से भर गई कि ये कौन है, इनका क्या मकसद है, इनकी पहचान क्या है। इस चीजों को लेकर इनके दिमाग में कई तरह के शक उत्पन्न होने लगे, बहुत डाउटफुल रहने लगी। शैक्षणिक तौर पे अगर देखें पढ़ाई लिखाई के हिसाब से तो काफी अच्छी थी पढ़ाई में, लेकिन आगे चलकर कॉलेज की लाइफ में इनकी परफॉर्मेंस वहां भी गिरने लगी। कॉलेज में ये कई प्रकार के ड्रग्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया इन्होंने अपने परिवार का धर्म जो था, जिनके परिवार के लोग मानते थे, वो भी छोड़ दिया और किसी एक चमत्कारी करिश्माई व्यक्ति की तलाश में लग गई जो कि कोई किसी धर्म से जुड़ा हुआ हो, ताकि उसके तहत ये अपनी एक पहचान पा सके, एक धार्मिक पहचान पा सके कि ठीक है मैं कौन हूं, मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, क्या हूं। इस हिसाब से वो एक किसी नए व्यक्ति की तलाश में लग गई। कई बार ऐसा होता था कि अचानक से उन्हें बहुत ज्यादा एंजाइटी महसूस होती थी, दुश्चिंता महसूस होती थी, और इसके चलते वो अपने हाथ पर, अपनी कलाई पर रेजर ब्लेड से निशान बनाना या काटना शुरू करती थी, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें एंजाइटी में रिलीफ मिलता था, उन्हें एंजाइटी से थोड़ा आराम समझ में आता था। 3 साल पहले की बात है कि उन्होंने मनोचिकित्सा शुरू की, साइकोथेरेपी शुरू की, और शुरुआत में बहुत जल्दी ही अपने थेरेपिस्ट या चिकित्सक को, मनोचिकित्सक को इन्होंने बिल्कुल अपना आदर्श मान लिया, क्योंकि इन्हें लगा कि वो बहुत ज्यादा अंतर्ज्ञान से भरे हुए हैं, बहुत समानुभूति रखते हैं, तो उन्हें अपना आइडियल मान लिया। लेकिन बाद में उनकी तरफ बहुत ही द्वेष से भर गई, बहुत ही ईर्ष्या रखने लगी, क्रोध का रवैया रखने लगी और बहुत डिमांड भी करने लगी उनसे। बार बार ज्यादा से ज्यादा थेरेपी के सेशंस या कई सारे सत्र करवाने की डिमांड करती थी। कभी कभी तो एक ही दिन में 2 सत्र की डिमांड करती थी। उनका जीवन अपने थेरेपिस्ट के ही आसपास, उसी के इर्द गिर्द केंद्रित हो गया, इतना ज्यादा कि वो अब किसी और पर ध्यान ही नहीं देती थी। उनके जीवन में अब किसी और के लिए समय ही नहीं बचा। हालांकि उनका ये जो ईर्ष्या या द्वेष था थेरेपिस्ट के लिए, वो आराम से कोई भी देखकर समझ सकता था, लेकिन उन्हें खुद इस चीज का एहसास नहीं था। वो न ही अपनी ईर्ष्या को देख पाती थी, न ही उस पर कोई नियंत्रण कर पाती थी। उनके थेरेपिस्ट के साथ समस्याएं इतनी बढ़ती गईं कि अंत में उन्होंने अपने कलाइयों पर फिर से रेजर ब्लेड लेकर काटना शुरू कर दिया, निशान बनाने लगी और सुसाइड करने की धमकियां भी देती थी थेरेपिस्ट को, जिसके चलते फिर थेरेपिस्ट ने इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए रेफर कर दिया। तो इस स्टोरी में आपको दिख रहा है कि बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लोगों में किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कोमॉर्बिड होता है, यानी कई और बीमारियों के साथ दिखाई देगा, और ये बीमारियां, मानसिक बीमारियां जो एक्सिस 1 पे बताई गई हैं DSM में, या एक्सिस 2 पर भी। जैसे एक्सिस 1 की बात करें तो मूड डिसऑर्डर और एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ अक्सर ये बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर व्यक्ति में दिखाई देता है। एंजाइटी डिसऑर्डर में खासकर पैनिक डिसऑर्डर और PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लक्षणों के साथ ये लोगों में दिखाई देता है। सब्सटेंस अब्यूज भी देखा जाता है। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ जो लोग ग्रस्त हैं उनमें सब्सटेंस यूज या ड्रग्स वगैरह इस्तेमाल करना ये भी दिखाई देता है। और ईटिंग डिसऑर्डर्स भी होते हैं, खान पान को लेके जो डिसऑर्डर्स है, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलीमिया, ये सब चीजें भी दिखाई देंगी। एक्सिस 2 की बात करें जिसमें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स खुद ही आते हैं, तो उसमें आप देखिए कि बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर अक्सर अकेले नहीं आता। इसके साथ आपको व्यक्ति में कुछ और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के भी लक्षण दिखेंगे, जैसे हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और स्कीजोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें आप देख पा रहे हैं कि क्लस्टर 2 जिस पर कि बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर खुद आता है, और उसके अलावा जो 3 और डिसऑर्डर आते हैं, हिस्ट्रियोनिक, डिपेंडेंट और एंटी सोशल, ये तीनों अक्सर साथ में दिखाई देते हैं बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के, जबकि स्कीजोटाइपल जो है वो क्लस्टर A का डिसऑर्डर है। अगर कॉजेज की बात करें, कारण क्या है, क्यों हो जाता है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, तो पहला तो जो चीज देखी गई है कि जेनेटिक फैक्टर्स का इसमें रोल है, यानी ये अनुवांशिक होता है। और अनुवांशिकता एक तरह से और देखी जा सकती है। अगर बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पूरी तरह अपने आप में अनुवांशिक न भी हो, तो इसके कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो कि वो लक्षण अनुवांशिक होते हैं।
जैसे इम्पल्सिव होना, बहुत आवेग में आकर, तैश में आकर काम करना, ये जो व्यवहार करने का तरीका है ये अनुवांशिक होता है। इसी तरह से भावनात्मक तौर पे अस्थिर होना, समय समय पे जल्दी जल्दी आपकी भावनाओं में, मूड में परिवर्तन आना, ये पैटर्न जो है ये भी अनुवांशिक होता है। अगर पेरेंट्स में है तो बच्चों में आने की संभावना रहती है, बच्चों में है तो आगे अगली पीढ़ी में आने की संभावना रहती है। तो कुछ हद तक ये चीजें, ये लक्षण जो हैं ये भी अनुवांशिक हैं। तो जीन्स का इसमें काफी रोल पाया गया है। दूसरी चीज कि बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जो भी मरीज होते हैं इनमें सेरोटोनिन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर की कम क्रियाशीलता पाई गई है। सेरोटोनिन आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में एक न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि अलग अलग स्नायुओं के बीच में, अलग अलग नर्व्स, न्यूरॉन्स के बीच में जानकारी का आदान प्रदान करने में इस्तेमाल होते हैं। तो सेरोटोनिन का कार्य काफी कम पाया गया है ऐसे लोगों के मस्तिष्क में जिन्हें बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। और सेरोटोनिन का क्या काम होता है? सेरोटोनिन ऐसा केमिकल है, ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि भावनात्मक प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने में मदद करता है। परिस्थिति के अनुकूल आप काम करें, जैसी परिस्थिति है वैसा अपना रिस्पॉन्स दें, इस तरह की चीजों को कंट्रोल करने में सेरोटोनिन मदद करता है। अगर इसका कार्य कम हो जाएगा, ये ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है किसी व्यक्ति में, जैसा कि बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में होता है, तो ऐसे लोग अपनी प्रतिक्रिया को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अपने रिस्पॉन्स को सही तरह से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसीलिए बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में आवेग से भरा हुआ व्यवहार जो दिखता है, बिना सोच समझ के किया जाने वाला व्यवहार जो दिखाई देता है, वो इसी कारण से दिखता है क्योंकि इन लोगों में सेरोटोनिन सही प्रकार से काम नहीं करता। एक और न्यूरोट्रांसमीटर इसमें इन्वॉल्व है जिसको कहते हैं नॉर एड्रिनर्जिक सिस्टम, यानी नॉर एड्रिनलिन जो केमिकल है उसका कार्य देखा जाता है कि उसकी कुछ ज्यादा ही अधिकता रहती है ऐसे लोगों के मस्तिष्क में। तो नॉर एड्रिनलिन नाम का जो न्यूरोट्रांसमीटर है, इसकी अधिकता होने से, या अगर इसका काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत इसकी एक्टिविटी बढ़ गई है किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में, तो पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो बदलाव हो रहे हैं, उसके प्रति इंसान बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाता है, तो बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया करता है। और ये तो आपने देखा ही है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में कि ये लोग बहुत आवेग से भरा व्यवहार करते हैं। तो इस आवेगात्मक व्यवहार के पीछे दो न्यूरोट्रांसमीटर्स हम देख पा रहे हैं, एक सेरोटोनिन का कम काम करना और नॉरएड्रेनालिन का ज्यादा काम करना। ये दोनों ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी तरह से देखा गया है कि दिमाग के, मस्तिष्क के कुछ हिस्से हैं जो आमतौर पे आक्रामक व्यवहार को कंट्रोल करने में, उसको नियंत्रित करने में काम करते हैं, और ये चीजें सेरोटोनिन द्वारा एक्टिवेट होती हैं। ये ब्रेन के हिस्से सेरोटोनिन द्वारा एक्टिवेट होते हैं, और सेरोटोनिन का तो काम ही है कि वो व्यवहार को नियंत्रित करता है। तो आक्रामक व्यवहार के नियंत्रण में भी सेरोटोनिन का काम होता है। ये ब्रेन के जो हिस्से हैं, जैसे ऑर्बिटल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, इनमें देखा जाता है जो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के पेशेंट हैं या बीपीडी के पेशेंट हैं, उनमें ये हिस्से, मस्तिष्क के ये हिस्से सेरोटोनिन के प्रभाव में सही से उत्तेजित नहीं होते हैं, एक्टिवेट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत ज्यादा आक्रामक व्यवहार दिखाता है और व्यवहार पर नियंत्रण नहीं रख पाता। बीपीडी और बाकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जो हैं, उन सब में ही संभवतः चाइल्डहुड ट्रॉमा का भी कुछ हाथ हो। बचपन में अगर बच्चे के साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई, शारीरिक शोषण हुआ, भावनात्मक तौर पे शोषण हुआ, या कुछ सेक्सुअल अब्यूज हुआ, तो ऐसे केसेस में देखा गया है कि वयस्क होने पर बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डायग्नोज होता है, और कुछ अन्य तरह के दूसरे प्रकार के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स भी डायग्नोज होते हैं। तो एक कारण चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है। हालांकि इस पर बहुत ज्यादा भरोसा कर लेना संभव नहीं है, क्योंकि जिन वयस्क लोगों में पाया गया है कि चाइल्डहुड ट्रॉमा हुआ था, वो अक्सर उन व्यक्तियों से बातचीत करके
उनसे ही इंटरव्यू के माध्यम से, साक्षात्कार के माध्यम से जानकारी लेकर इस निष्कर्ष पे पहुंचा गया कि इनको चाइल्डहुड ट्रॉमा हुआ था। लेकिन कई बार लोग सही तरह से खुद को व्यक्त नहीं कर पाते, कई बार उन्हें गलत चीजें याद आती रहती हैं जो उनके साथ बचपन में हुआ, कई बार बढ़ा चढ़ा कर भी बोल सकते हैं कोई चीजें। तो इसलिए ये जो सेल्फ रिपोर्ट देते हैं ये व्यक्ति, पिछली चीजें याद करके जो बताते हैं वो कितनी सटीक है, इसमें थोड़ा सा संदेह है। इसलिए पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता, पर देखा गया है कि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर और दूसरे डिसऑर्डर्स जो है पर्सनालिटी के, उनमें चाइल्डहुड ट्रॉमा का कुछ रोल है। तो उस डिसऑर्डर के साथ, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ हमारा क्लस्टर बी खत्म होता है। अब हम तीसरा सेक्शन शुरू करेंगे, क्लस्टर सी, जिसमें कि पहला डिसऑर्डर आता है अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। और इसमें हम देखेंगे कि DSM-4 के अकॉर्डिंग क्या क्राइटेरिया है, कैसे अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर को डायग्नोज कर सकते हैं। तो इसमें क्राइटेरिया कहता है अ परवेसिव पैटर्न ऑफ सोशल इनहिबिशन, फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी एंड हाइपर सेंसिटिविटी टू नेगेटिव इवैल्यूएशन beginning by early adulthood and present in a variety of contexts as indicated by 4 or more of the following। तो यहाँ पर 7 तरह के लक्षण बताए गए हैं और कहा जा रहा है कि व्यक्ति में एक व्यापक पैटर्न दिखना चाहिए कि सामाजिक तौर पर वो लोगों से कटा कटा रहता है, बहुत ज्यादा सोशल किस्म का व्यक्ति नहीं है, खुद को अपर्याप्त महसूस करता है कि मेरे अंदर सब क्वालिटीज नहीं है, सब तरह के टैलेंट नहीं है, ऐसी भावना उसके अंदर रहती है। बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है, अगर कोई उसकी बुराई करे, उसके बारे में नेगेटिव तरह से बातचीत करे। और इस तरह का पैटर्न शुरुआत में, मतलब यंग एडल्टहुड में, जब व्यक्ति वयस्क हुआ उसके शुरुआती दौर में, या समझ लीजिए 18 से 20-25 साल के समय में शुरू होने चाहिए ये लक्षण, और एक नहीं कई अलग अलग जीवन के क्षेत्रों में मौजूद होने चाहिए। और कैसे देख सकते हैं इन लक्षणों को? तो इन 7 में से कोई 4 लक्षण, 4 या उससे अधिक लक्षण अगर मिल रहे हैं, यानी कम से कम 4 लक्षण मिलने चाहिए, तब हम डायग्नोज करेंगे कि अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर का केस है। अब ये लक्षण क्या है देख लेते हैं। तो पहला है अवॉइड्स ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट because of fears of criticism, disapproval or rejection। ऐसे लोग उस तरह के व्यवसाय को, उस तरह की गतिविधियों को अवॉइड करते हैं जिसमें कि काफी हद तक दूसरे लोगों से कांटेक्ट रखना पड़े। और क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि इन्हें भय होता है कि दूसरे लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, मुझे रिजेक्ट करेंगे यानी तिरस्कृत कर देंगे, और मेरे बारे में बुराई करेंगे, मुझे अच्छा नहीं समझेंगे। तो इन कारणों से, इन भय की वजह से ऐसे लोग उस तरह के व्यवसाय या काम को अवॉइड करते हैं, उससे बचना चाहते हैं जहां पे दूसरे लोगों से बहुत संपर्क रखने की जरूरत हो। दूसरा है इज अनविलिंग टू गेट इन्वॉल्व्ड विद पीपल अनलेस सर्टेन ऑफ बीइंग लाइक्ड। ऐसे व्यक्ति दूसरे लोगों से संपर्क रखना ही नहीं चाहते हैं, उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं होती है जब तक कि वो बिल्कुल निश्चिंत न हो कि सामने वाला व्यक्ति उन्हें पसंद करेगा ही करेगा, वरना ये दूसरे लोगों से संपर्क नहीं रखना चाहते हैं। तीसरा, shows restraint within intimate relationships because of fear of being shamed or ridiculed। करीबी या अंतरंग संबंधों में भी ऐसे लोग बहुत ज्यादा घुल मिल नहीं पाते हैं दूसरे व्यक्ति से, थोड़ा संभल कर रहते हैं, थोड़ा बचकर रहते हैं सामने वाले से, क्योंकि इन्हें डर होता है कि मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा या मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। Fourth is preoccupied with being criticized or rejected in social situations। इनके दिमाग में ये विचार घर कर चुका होता है कि सामाजिक परिस्थितियों में इन्हें लोग तिरस्कृत करेंगे, इनकी बुराई करेंगे या इनके बारे में खराब बातें बोलेंगे। Fifth is inhibited in new interpersonal situations because of feelings of inadequacy। अगर कोई नई तरह की परिस्थिति है जहां पर लोगों से मिलना जुलना है, बात व्यवहार उनसे बढ़ाना है, तो वैसी परिस्थितियों में ये बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, थोड़ा सा डरे सहमे से रहते हैं, क्योंकि इन्हें फीलिंग होती है कि ये इनएडिक्वेट है या अपर्याप्त है, इनके अंदर
सभी गुण नहीं हैं जो एक आम इंसान में होने चाहिए, या बहुत मिलना जुलना लोगों से पसंद नहीं करते हैं, या इनके अंदर कई तरह की कमियां हैं। ऐसी भावना की वजह से नई तरह की जो परिस्थितियां हैं, जैसे किसी से मान लीजिए किसी पार्टी में मिलना हुआ, किसी बिजनेस मीटिंग में मिलना हुआ, तो ऐसी परिस्थितियों में भी ये बहुत अलग और कटे कटे से रहते हैं। 6th, views self as socially inept, personally unappealing और inferior to others। ये लोग खुद के बारे में ऐसी राय रखते हैं कि ये सामाजिक तौर पे ठीक नहीं है, सुव्यवस्थित नहीं है, सही तरह के व्यक्ति नहीं है सामाजिक तौर पर। व्यक्तिगत तौर पर भी ये अनअपीलिंग है, अट्रैक्टिव नहीं है, आकर्षक व्यवहार इनका नहीं है या व्यक्तित्व नहीं है, और दूसरे लोगों से ये कमतर आंकते हैं खुद को, दूसरे लोगों से इंफीरियर समझते हैं, कम समझते हैं, कम आंकते हैं खुद को। और लास्ट, is unusually reluctant to take personal risk or to engage in any new activities because they may prove embarrassing। ये लोग बहुत ज्यादा हिचकिचाते हैं किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत रिस्क लेने से या किसी नई तरह की गतिविधि में शामिल होने से, क्योंकि इन्हें लगता है कि इन्हें शर्मिंदा होना पड़ सकता है। अगर इन्होंने कुछ गलती कर दी या सही प्रकार से चीजें नहीं कर पाए तो शर्मिंदगी होगी। तो इसकी वजह से ये अवॉइड करते हैं कि कोई नया रिस्की काम नहीं करे जहां पे पता नहीं है कि परिणाम क्या आएगा, कुछ नए तरह की एक्टिविटीज नहीं करे जहां पे शायद उन्हें करना ना आता हो, क्योंकि फिर शर्मिंदा होना पड़ सकता है। तो ये 7 लक्षण जो हैं, इसमें से कम 4 लक्षण अगर हमें मिले तब हम कह सकते हैं कि व्यक्ति में अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। अब देखते हैं एक केस स्टडी। ये एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट की कहानी है। एक लड़का है जो 23 वर्ष का है। ये अपर मिडिल सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से आता है, यानी मिडिल क्लास से थोड़ा ऊपर, अपर मिडिल क्लास का लड़का है। ये अपने माता पिता के साथ कहीं मिलने गया है, मे बी किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलने गया है, क्योंकि इनको शिकायत है कि इनको गुस्सा बहुत आता है, बहुत ज्यादा आक्रामक व्यवहार है इनका। ये दूसरे लोगों से मिलने में असमर्थ समझते हैं, खुद को नहीं मिलजुल पाते हैं और पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर पा रहे हैं। इनके इस प्रकार के लक्षण पिछले 4 वर्षों में आना शुरू हुए हैं और समय के साथ और लक्षण खराब होते गए हैं, बिगड़ते गए हैं। पिछले 2 साल से इन्होंने एक भी क्लास अटेंड नहीं की है अपनी कॉलेज में, और घर पर भी होम ट्यूशन भी अटेंड नहीं करते हैं। ये 15 पेपर में फेल हो गए, 15 पेपर ये क्लियर नहीं कर पाए। ज्यादातर गतिविधियां या काम जो ये करने का प्रयास करते हैं उसमें ये फेल हो जाते हैं या इनको निराशा हाथ लगती है, सही से काम नहीं कर पाते हैं, और जिसके चलते फिर इन्हें बहुत क्रोध और कुंठा महसूस होती है। ये दिन के ज्यादातर समय सोते हुए मिलते हैं, और जब थोड़े समय के लिए जगे भी होते हैं तो ये कोई काम बस इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इनको डर होता है कि ये फेल हो जाएंगे उस काम में, सही से काम नहीं कर पाएंगे। और इसी डर की वजह से कई बार कोई प्लानिंग किए होते हैं काम करने की, पर वो काम शुरू भी नहीं करते हैं कि ये फेल हो जाएंगे, ये सही से कर नहीं पाएंगे काम को। ज्यादातर इन्हें जो गुस्सा आता है, इनका क्रोध जो फूटता है, वो कुछ ही सेकंड के लिए होता है और थोड़ी देर बाद चीखते चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं लगभग 10 मिनट तक, और उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाते हैं। जब इन्हें क्रोध आता है तो बहुत ही भीषण किस्म का, बहुत ही प्रचंड किस्म का क्रोध होता है, जिसमें बहुत खराब तरह के हाव भाव इनके हो जाते हैं, चीजें पटकते हैं, तोड़ते हैं, फाड़ते हैं, और ये 10 मिनट तक करीब चलता है। इसके बाद जब गुस्सा शांत होता है तो इन्हें बहुत ही ग्लानि भी महसूस होती है, बहुत पछतावा भी होता है कि इन्होंने ऐसा क्रोध किया और ये चीजें नुकसान की। लेकिन ये इस तरह का जो व्यवहार कर रहे हैं, आक्रामक क्रोध भरा व्यवहार जो कर रहे हैं, ये दूसरों के सामने नहीं करते, बाकी लोगों के, बाहरी लोगों के सामने नहीं करते, क्योंकि इन्हें शर्मिंदगी महसूस होगी। ये 23 वर्ष का जो लड़का है, ये अपने करीबी सगे संबंधियों को भी अवॉइड करता है, अजनबी लोगों को तो अवॉइड करता ही है। भीड़ भाड़ वाली जगहों में अजनबी लोगों के पास जाने से भी डर लगता है इसे, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा भय बैठा हुआ है कि वो लोग इसे तिरस्कृत करेंगे या इसका मजाक उड़ाएंगे, बुराई करेंगे। यहाँ तक कि ये व्यक्ति घर में जो उसकी मेड है, नौकरानी जो है, उससे भी बात करने में डरता है,
लिफ्ट ऑपरेटर जो होता है, लिफ्ट में जो व्यक्ति होता है लिफ्ट चलाने के लिए, उससे भी डरता है, ट्रैफिक पुलिस से भी इसको डर लगता है, और महिलाओं से तो बहुत ही डरता है। महिलाओं को तो ऐसे अवॉइड करता है जैसे लोग कोबरा को अवॉइड करते हैं, कोबरा सांप जो होता है उसको जैसे अवॉइड किया जाता है, ऐसे ये महिलाओं को अवॉइड करता था। कभी उनकी तरफ देखता नहीं था, और अगर लगता था इससे कि कोई महिला इसकी तरफ बढ़कर आ रही है तो किसी और दिशा में चल पड़ता था। घर के बाहर की लगभग सारी गतिविधि ये अवॉइड करता था, और इसे कोई भी करीबी संबंध बनाने में भी समस्या होती थी। इसलिए नहीं क्योंकि इसकी इच्छा नहीं है, लेकिन इसलिए क्योंकि इसको बहुत डर लगता था कि लोग मुझे तिरस्कृत करेंगे या मुझे रिजेक्ट कर देंगे, अवॉइड करेंगे तो क्या होगा। इस डर से ये किसी से संबंध बनाने की कोशिश भी नहीं करता था। वो इस तरह की जॉब ढूंढ रहा था जहां पे लोगों से ज्यादा बातचीत, उठना बैठना, मिलना जुलना न करना पड़े, जिससे कि कम से कम मौका मिले जहां पे कोई इन्हें जज करे या इनके बारे में बुराई करे, इनके बारे में कोई सोच व्यक्त करे। ये ग्रुप थेरेपी भी नहीं करना चाहते थे, जैसे मनोचिकित्सक के पास गए, पर इन्होंने बोला कि नहीं, मैं ग्रुप थेरेपी में शामिल नहीं होना चाहता हूं, क्योंकि वही कारण है कि दूसरों से इंटरैक्ट करने में, दूसरों से बातचीत करने में इन्हें समस्या है। ये लक्षण जो आपने देखे और फिर केस स्टडी भी देखी, इससे काफी हद तक आपको लग रहा होगा कि अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जो लक्षण हैं वो स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से काफी मिलते जुलते हैं, क्योंकि वो लोग भी दूसरों से संपर्क नहीं रखना चाहते थे, दूसरों से अलग थलग रहना चाहते थे। लेकिन दोनों में एक अंतर है। स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में जो व्यक्ति थे जिन्हें ये डिसऑर्डर है, उन्हें अकेले रहना भाता था, उन्हें ये पसंद आता था, उन्हें इच्छा ही नहीं होती थी किसी और से बातचीत करने की, वो खुद में ही संतुष्ट थे, तृप्त थे, उन्हें जरूरत नहीं महसूस होती थी दूसरे लोगों के साथ की। लेकिन अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में ऐसा नहीं है। ऐसे लोग दूसरों से संपर्क स्थापित नहीं कर पाते हैं इस भय के कारण कि दूसरे उन्हें जज करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, इस वजह से। और उन्हें डिजायर होता है, उन्हें इच्छा होती है कि लोगों से संपर्क बना सके, लेकिन इस भय की वजह से नहीं बनाते हैं, जिसकी वजह से ये अक्सर एंजाइटी में रहते हैं। इनका खुद का सेल्फ एस्टीम बहुत खराब हो जाता है, हर समय बहुत ज्यादा सतर्क रहते हैं, सचेत रहते हैं खुद को लेके, और ये आगे चल के डिप्रेशन या अवसाद का भी रूप ले सकता है। तो स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले इनडिफरेंट टू क्रिटिसिज्म होते हैं, लोग उन्हें बुराई करें, आलोचना करें, उससे उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले आलोचना के लिए हाइपर सेंसिटिव हैं, अति संवेदनशील होते हैं, इसलिए वो लोगों को अवॉइड करते हैं। अब आते हैं कॉजल फैक्टर्स पे, जिसमें पहला है इन्नेट इनहिबिटेड टेम्परामेंट। ऐसे व्यक्ति जो बचपन में इनहिबिटेड टेम्परामेंट के थे, यानी वैसे कुछ बच्चे होते हैं जो कि अजनबियों से या दूसरे लोगों से जल्दी घुल मिल जाते हैं, पर कुछ होते हैं जो कितना भी फेमिलियरिटी बढ़ जाए, कितना भी पहचान और बातचीत बढ़ जाए, वो घुलते मिलते नहीं हैं, दूसरे लोगों के पास नहीं जाते हैं, अपने पेरेंट्स के ही पास रहते हैं, या बहुत ही करीबी जो लोग हैं सिर्फ उन्हीं के पास रहते हैं, लोगों से घुलने मिलने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। ऐसे लोग होते हैं इनहिबिटेड टेम्परामेंट के, और ये चीजें जन्मजात आती हैं, मतलब इसमें भी कुछ जीन्स का रोल होता है। तो जो बच्चे इस तरह के टेम्परामेंट, इस तरह के सोच विचार वाले हैं, इस तरह की प्रवृत्ति वाले हैं, इनमें संभावना होती है कि आगे चल के अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डायग्नोज हो। इसके अलावा अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में जो कुछ और तरह के लक्षण पाए जाते हैं, जैसे इंट्रोवर्जन यानी अंतर्मुखी स्वभाव का होना, न्यूरोटिसिज्म बहुत जल्दी एंजाइटी फील करना, और फियर ऑफ नेगेटिव इवैल्यूएशन यानी दूसरे लोग नकारात्मक ढंग से आलोचना करेंगे, इसका डर होना। ये प्रवृत्तियां जो हैं, ये टेंडेंसीज जो हैं, ये भी कुछ हद तक हेरिटेबल हैं, यानी अनुवांशिक हैं। तो ये भी कुछ कारक हो सकते हैं जिसकी वजह से आगे चल के अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डायग्नोज होता है। ये जेनेटिक और बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो आपने देखे टेम्परामेंट से रिलेटेड, या जो जीन्स का रोल देखा कि अनुवांशिक हैं कुछ तरह की प्रवृत्तियां, ये एक तरह से व्यक्ति के लिए रिस्क बढ़ा देते हैं कि उनको आगे चल के अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होगा, खासकर वैसे बच्चों में जिनको बचपन में कुछ खराब तरह का इन्फ्लुएंस या इफेक्ट्स झेलने पड़े हों, जैसे उनका भावनात्मक तौर पे शोषण हुआ हो, उनको तिरस्कृत किया गया हो,
उनको पेरेंट्स के द्वारा ह्यूमिलिएट किया गया हो, उन्हें शर्मिंदा महसूस कराया गया हो, या वैसे माता पिता जो बच्चों के लिए बहुत ही प्यार दुलार की भावना नहीं रखते हैं और ज्यादा ध्यान बच्चे पर नहीं देते हैं, वैसे बच्चों में इस तरह के फैक्टर्स अगर हैं कि उनका टेम्परामेंट भी थोड़ा इनहिबिटेड स्वभाव का है, अंतर्मुखी भी है, जल्दी घबराते परेशान होते हैं, तो ऐसे लोगों में संभावना बढ़ जाती है कि आगे जाकर एवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डायग्नोज हो। धन्यवाद।